तो ये देखो, ये अपने पेपर देख रहे हैं। ये 2018 का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ था वो पेपर है विज्ञान का। और इसमें देखो कि जो पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें से जो है वो कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो देखो पहला पार्ट से ये प्रश्न पूछा गया है आपका। सबसे पहले ये वाला, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम बताएं। तो ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और जो रक्तचाप मापी है उसमें मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, तो आ गया ना प्रश्न अंडरलाइन। तो देखो बाद में आप पूरा पढ़ोगे ना तो ऐसे ही लगेगा, हर बार ऐसे ही लगता है बच्चों को कि गुरुजी पेपर तो आपने ही बनाया था क्या। तो ऐसे ही पढ़ेंगे अपने, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में इस पार्ट से ये वाले देखो, ये जो 16 नंबर प्रश्न, 1 नंबर का तो वहाँ पर आ गया, 3 नंबर के ये आ गए। देखो आधा आधे नंबर के, फिर 1 नंबर का, फिर आधे आधे नंबर के, टोटल 3 नंबर। क्योंकि ये ऐसे ही नंबरिंग होगी, ठीक है ना, ये ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। अंकन जो है वो ऐसे ही होगा टुकड़ों में। और ये आपके 3 प्रश्न, जो 16वें प्रश्न आया था, 3 भाग आए थे, ठीक है। विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम बताओ। उसमें आपको अंडरलाइन किया गया है विषाणु जनित रोग है, जैसे कैंसर होता है, पोलियो होता है, उसके अंदर दैर के हैं। तम्बाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड का नाम निकोटिन, और वो जो उसके अंदर आपको बताया गया है। तम्बाकू चबाने से वाली 2 हानियाँ। तो हानियाँ जो है वो तम्बाकू चबाने से, जैसे जबड़े के रोग हो जाते हैं, फेफड़े से संबंधित रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाती है, ऐसे रोग होते हैं। उसमें लिखा गया आपको, बिल्कुल एक एक करके अंडरलाइन किया गया है। तो ये 3 और 4 1 नंबर का प्रश्न हो गया है। ये आपके 18 का जो बोर्ड परीक्षा का था ना उसमें आया ये प्रश्न, ठीक है। 2018 के बोर्ड पेपर के अंदर ये प्रश्न है। अब देखते हैं अपने अब देखो ये है 2019 का अपना बोर्ड पेपर साइंस का। इसके अंदर देखते हैं कि इस पहले चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये दूसरे का है, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है। कॉफ़ी पादप का वैज्ञानिक नाम इसका नहीं है। रुधिर में कौन सी प्रतिरक्षी ए और बी के अतिरिक्त ओम के नियम पृथ्वी के। तो यहाँ तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है। आगे देखते हैं अपने, ये 3 नंबर का प्रश्न, या 1 नंबर का प्रश्न उसमें से आना चाहिए था भाई। दांत वाला ये इसमें से नहीं है। रक्त का विभिन्न समूह वर्गीकरण, ये सीएनजी का पूरा नाम। स्थितिज ऊर्जा, नवीन संसाधन, कॉफी पादप, आनुवंशिक विविधता। उसके बाद में रुधिर में कौन सा, हाँ ये देखो ये प्रश्न आया हुआ है पहले पार्ट से। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन से, खनिज लवण वाला जो टेबल है ना उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, खनिज लवण वाला जो टॉपिक शुरू होता है ना वहाँ दिया गया है कि रुधिर निर्माण के लिए मनुष्य शरीर में हीमोग्लोबिन में जो तत्व, वो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो होता है लोहा तत्व के कारण। किसके कारण होता है, लोहा तत्व के कारण होता है। तो 1 नंबर का प्रश्न जो है वो यहाँ से आया था, ठीक है। इसके बाद में अपने देखते हैं फिर इसमें से अगला जो प्रश्न आया था वो ये है 16 नंबर। देखो 16 नंबर भी पिछले साल यानी इससे पहले, और 16 नंबर अब आया है। देखो ये रहा, ये 3 भाग आए थे, ठीक है। 1+1+1 3। सबसे पहले नारू रोग या बाला रोग के रोगजनक का नाम, ट्रैकेंकुलस मेंडिसेसिस। नाम आ गया ना। दूषित पानी के सेवन से ये फैलता है। अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइड, तो मोरफिन, कोडीन, पेपेवेरिन, सोमनीफेरिन, और लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड मैंने आपको बताए थे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। गुटखा चबाने से होने वाले रोग का, तो गुटखा चबाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है, जो जबड़े से संबंधित है, मुंह से संबंधित है, मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, देखो भी कितना आसान सा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान करना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आए हैं 18 के पेपर में, और 19 के पेपर। 17 का बोर्ड परीक्षा का पेपर और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 2017 का बोर्ड पेपर है ये। इसमें देखते हैं अपने कैसे आया है ये। तो इसमें ये है, एल्कोहल के अधिक सेवन से 2 हानियाँ। तो एल्कोहल देखो शारीरिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, लीवर जो फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है वो। तो ऐसे जो है वो आए हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इस प्रकार का प्रश्न इस पार्ट से आया है। ये 17 वाला जो है वो इसमें शायद नहीं है। उसके बाद में अगर अपने ये, क्योंकि देखो ये किताब पहले वाली किताब से है ये, समस्थानी के 2 उत्कृष्ट के साधुनिक आत्मिक धातुओं के गुण, ये और बाकी पाठों से है। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस पाठ के, ठीक है, क्योंकि ये था नहीं उस समय। कोई बात नहीं, अपने जो है उस हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। और आज मैं पहले ये कह रहा हूँ आपको कि बुक की जो समस्या आ रही थी अपने स्कूल के जो बच्चों के, आज उनको बुक उपलब्ध करवा दी है 10वीं क्लास की। 12वीं क्लास की अगर किसी के बच्चे की कोई समस्या है तो अपने पास पॉलिटिकल और हिस्ट्री की बुक ही अवेलेबल है, जियोग्राफी का अवेलेबल नहीं है। पुरानी वाली किसी बच्चे से आप ले सकते हो।
10वीं क्लास की सारी बुक जो है वो 4-5 बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने आज उनको एक एक करके उनकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया है। अब बात ये आती है कि आज मैंने जो कल पाठ पढ़ाया था आपको, उसके प्रश्न उत्तर जो पिछले 18-19 के बोर्ड पेपर में कैसे आए थे पहले पार्ट से, वो कराएंगे। और उसके बाद में आज अपना तीसरा पार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है और वो थोड़ा सा अपने बाद में जब क्लासेस शुरू होगी तो बोर्ड पे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि बाद में बीच में टाइम मिलता है तो उसको बोर्ड के द्वारा आपको वीडियो अपलोड कराएगा। एक बार मैं सीधा ही इसके एक PDF के माध्यम से आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो आप इस एक तो वीडियो को देखा करो पूरा, किताब साथ में खुली होनी चाहिए, ठीक है ना, पेन और पेंसिल अपनी साथ में होनी चाहिए, कॉपी अपनी साथ में होनी चाहिए। और वीडियो को देखने के बाद में उस पाठ को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा वीडियो देखो। कहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। हालांकि ये पाठ ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल आपकी समझ में आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने पाठ पर कि कैसे क्या होगा, देखते हैं। अब देखो भी, आज अपने पढ़ेंगे कक्षा 10 के RBSc साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। हिंदी में आनुवंशिकी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, हेरिडिटी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। ये आपको इसकी पहली यहाँ पर जो है वो परिभाषा याद रखनी है, ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है भैया, आपको परिभाषा ध्यान करनी है, आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, ये ध्यान करना है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी इस शब्द में। आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले जेनेटिक शब्द 1905 में बैटसन ने दिया, ये शब्द आपको याद करना है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीन भाषा के जीन शब्द से हुई है। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ट्रांसमिशन होता रहता है। इन लक्षणों को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण। यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उनको बच्चों हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यानी पेरेंट जो होते हैं उनसे जो बाद में उनकी जो अगली पीढ़ी जो बनेगी जनक से, उसमें जो लक्षण जाते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और संतति पीढ़ी में जाएंगे और आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से जो है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो घटना है उसको हम वसागती, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने किया 1863 में। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। ये शब्द है, देखो विभिन्नता, ऊपर भी आया था शब्द विभिन्नता। आनुवंशिकता और विभिन्नता, इनका जो अध्ययन करता है वो जो प्रक्रिया है जिसके अंदर करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पहला अलग अलग शब्द है वो आपको अंडरलाइन करके रखने हैं, इनको याद करना है, पूरा पैराग्राफ याद करना है जितना हो सकता है इसमें, क्योंकि 1 नंबर का कोई भी छोटा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। अब भाई देखो, जब बात आती है आनुवंशिकी की तो नाम आता है मेंडल का। किसका नाम आता है, मेंडल का। थोड़ा बहुत आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो अब देखो, अब नाम है मेंडलवाद या मेंडलिज्म, क्योंकि आनुवंशिकी से संबंधित जो नियमों का प्रतिपादन किया था वो मेंडल ने किया था, डिटेल से, बढ़िया तरीके से, उसको मेंडलवाद कहते हैं। नाम याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम इसका ग्रेगर जॉन ग्रेगर, इसकी जो उपाधि मिली थी। 1822 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वसानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेंड्रोफ प्रांत के सिलिसिया गांव में हुआ। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1843 में ऑस्ट्रिया के एक ब्रून शहर था, ब्रून शहर की एक चर्च मतलब जैसे ईसाइयों का जो मंदिर है उसको चर्च बोलते हैं, वहाँ पर जो पुजारी होते हैं उसको पादरी बोलते हैं, पादरी बना। चर्च के अंदर ही एक गार्डन था, गार्डन के अंदर उद्यान मटर, गार्डन पी, इसका नाम आप ये याद रखेंगे, गार्डन पी पाइसम, ये यहाँ शब्द है पाइसम और ऊपर यहाँ मिलेगा आपको स्टाइवम। तो ये इसका बॉटेनिकल नाम है, 14वें पाठ में आएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ भी याद रखेंगे पाइसम स्टाइवम, ये इसका नाम है। उस पर इस मेंडल ने क्या किया, संगण के प्रयोग किए थे 1856 से लेकर के 1863 तक, 7 वर्ष तक संगण के प्रयोग किए। और 1865 के अंदर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करेंगे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नाम के एक शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था 1865 में मेंडल ने।
और 1866 में इन प्रयोगों को जो सोसाइटी की जो वार्षिकी यानी एक साल में जो पत्रिका छपती है, कौन सी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो वार्षिकी छपी, उसके अंदर पादप संगण पर प्रयोग नाम शीर्षक लगाया और इस शीर्षक से छापा गया। ध्यान दें, पादप संगण के प्रयोग शीर्षक से, जैसे अखबार में आता है ना हेडिंग, कोरोना से इतने प्रभावित हुए मोटे मोटे, वैसे यहाँ पर हेडिंग लगाया कि पादप संकरण के प्रयोग, ये पत्रिका के अंदर छापा था उन्होंने उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। आनुवंशिकी को नियमों का प्रतिपादन किया था, मेंडलवाद कहते हैं। 1884 में मेंडल जी की हो गई थी मृत्यु। अब भाई बात यह है कि जब मेंडल ने अपने जीवन में ये जो काम किया तो मेंडल को अपनी सफलता नहीं मिली थी, जीते जी इनको मतलब कामयाबी नहीं मिली। कुल मिला के बात ये है, हालांकि नियम कानून सारे सही बताए लेकिन लोगों के सामने वो नहीं आए। तो अब क्या है कि मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल को आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादन करने में सफलता कैसे मिली, तो एक तो कारण है कि मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वसानुगति का अध्ययन किया, मटर के पादप पर प्रयोग किए। मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग में सभी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया और उसको मतलब है लोगों के सामने गणित के रूप में बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश की। हालांकि ये इसकी कमी भी रही थी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी मटर का पादप चुना। मटर का पादप इसके लिए वरदान साबित हुआ मेंडल के लिए। मेंडल से पहले भी लोगों ने आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित करने की कोशिश की थी, तंबाकू के पादप पर भी हुए, अन्य पादपों पर भी हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो ये सफलता का कारण है। मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, उद्यान मटर का, उसके भी कई बार कई मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, या उससे मेंडल को मटर के पादप चुनने से क्या फायदे हुए। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर, गार्डन पीन पादप का चयन किया, क्योंकि एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना इसमें संभव था। एक वर्षीय पादप का मतलब ये 2-3-4 महीने में पौधा बड़ा होकर के बीज बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि कम समय में हम अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो पुष्प होते हैं मटर के पादप में, वो होते हैं द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी मतलब जिसमें नर जनांग और मादा जनांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने के कारण इसमें स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है, सेल्फ पोलिनेशन। और समयुग्मजी यानी होमोजाइगस पादप अतः शुद्ध वंशक्रम यानी प्योर लाइन सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ये इसके मटर का पादप। दूसरी बात, मेंडल एक प्रक्रिया अपनाता था विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिन, यानी एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। परपरागण का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिका अगर पृथक हो जाना। तो मेंडल क्या करता था, पुष्प बड़े होने के कारण उसके जो नर जो पुंकेसर होते हैं उनको काट देता था। तो पुंकेसरों को हटाने की जो प्रक्रिया ना उसको बोलता है विपुंसन, पुंकेसरों को हटाना। और फिर क्या करता था, दूसरे पुष्प के मतलब जो परागकणों को कृत्रिम तरीके से वर्तिकाग्र पर डालता और मतलब उसके वो परागण करवाता, पर परागण। ये बात को ध्यान रखने की बात है। तो ये इसके प्रभाव। अब आती है जी एक टेबल। ये टेबल बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी ये इस पूर्व पाठ को समझने के लिए, ठीक है ना। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें देखो 7, इसमें क्या है, विपर्यासी लक्षण। ध्यान दें, यहाँ 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। प्रश्न बनता है कि मटर के पादप में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब देखो इसमें 7 पहले पढ़ेंगे। पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फल की आकृति, अपरिपक्व फल का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। अब इसमें देखो पहले में लिखा है प्रभावी और दूसरे में क्या लिखा है, अप्रभावी। तो सबसे पहले पादप की ऊंचाई, पादप लंबा प्रभावी होगा और बोना क्या होगा, अप्रभावी। इसमें क्या है कि जो चीज़ें अपने को अच्छी लगती है ना, सुंदर जो चीज़ें लगी ना वो प्रभावी होगी, और जो सुंदर नहीं लगेगी वो अपने को क्या मान लेना है, अप्रभावी मान लेना है, ठीक है। पादप की ऊंचाई लंबा, पादप ऊंचाई लंबा ही ऊंचा लगा है। अरे भैया लंबो आदमी ज़्यादा सुन लगा है, बोनो 52 आंगल गो, तो लंबे वाला ध्यान रखना है, प्रभावी और बोना अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षीय, यानी कक्ष के मतलब जो टहनी होती है ना उसकी जो कक्षा में लगी होती है, जहाँ टहनी शुरू होती है तने से वहाँ पर फूल लगे होते हैं, और अग्रस्त ट्रम पर लगे होते हैं सिरे पर, तो कक्षीय प्रभावी, संख्या अप्रभावी। परिपक्व फली की आकृति, अब मटर आप खरीदना रेडी आ रहा सब्जी आड़ जो आप फुली फली लिया कौन लिया, या पिचकड़ी ले लिया कौन लिया, मतलब फुली हुई या इन्फ्लेटेड जो रहती है ना वो प्रभावी। संकीर्णित कंस्ट्रक्टेड जो है वो अप्रभावी होगी। अपरिपक्व फली का रंग, अब देखो हरी हरी का मटर दे दो, कौन सी मटर दे दो, हरी हरी दे दो, पीड़ी पीड़ी जाने की कोशिश करेगी, कोई कौन करे, हरी मटर सुनी लगे बढ़िया लगे, तो हरे ग्रीन और पीला जो है वो अप्रभावी हो जाएगा। पुष्प का रंग बैंगनी, बैंगनी देखो रंग बिरंगे पुष्प ज़्यादा सुंदर लगते हैं, सफ़ेद इतने ज़्यादा नहीं है, तो बैंगनी हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बीज की आकृति, बीज की आकृति देखो गोलाकार, यानी गोल गोल बीज, यहाँ सुना सुना, कहीं यहाँ झुर्रीदार है, मुँह पिचकेड़ा सा सुना लगे कि कोने लगे, तो गोलाकार बीज। देखो 6 लक्षण तो थारकन हिस्सा है जो सुना लगन था ना,
जन आप ज़्यादा लक्षण चाह कि इसे आना चाहिए पौधा बे प्रभावी, बाकी बच गया बेप्रभावी। लेकिन अब सातों देखो बीज का रंग, अब मटर आप लिया तो हरा बीज चाहिए कि हरी हरी मटर का मतलब हरा बीज भी हरे होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको उल्टा याद रखना है कि पीला रंग प्रभावी होता है, इसमें हरा रंग क्या होता है भाई बच्चों, अप्रभावी होता है। तो ये टेबल आप पहले याद करेंगे इस पार्ट को, मतलब आगे पढ़ने से पहले जितना पढ़ा दिया इतना याद करो, आज इतना ही पढ़ेंगे अपने इसमें पेपर वाले, और वो वीडियो भी डाल दिए साथ में जोड़ के आपको। और फिर आगे हम इसके मेंडलवाद की पुनर्खोज, ये भी थोड़ा सा याद कर लेना है। इतनी सी बातें हैं कि मेंडल की जो वसागति के नियम लगभग 35% तक उपेक्षित रहे। मेंडल को अपने मैंने बताया नहीं सफलता नहीं मिली थी, कारण क्या था, एक तो मेंडल पादरी था भाई, पुजारी था, कोई वैज्ञानिक नहीं था उस समय, दुनिया के सामने वैज्ञानिक रूप में घोषणा नहीं हुई थी, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। दूसरी बात उस समय एक उसकी किताब थी डार्विन की, जातियों की उत्पत्ति से संबंधित, वो किताब बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, लगभग सभी वैज्ञानिक लोगों का दिमाग उस साइड में था। एक इनके जो रिजल्ट थे वो स्टैटिकली, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो गणित के रूप में थे, उसमें लोगों को ज़्यादा इतना गणित पर ज़्यादा वो नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो कुछ कारण रहे। उसके बाद में हॉलैंड के हुगो डे व्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के एरिक वॉन शेरमेक, तीनों अलग अलग रूप से वैज्ञानिकों ने काम किया इसमें आनुवंशिकी के नियमों पर, और अलग अलग रूप से ये काम करते हुए एक ही नियम पर ये पहुंचे थे जो मेंडल उनसे पहले बता चुका था। इसलिए सन 1900 के अंदर इन्होंने ये नियम खोजे, वही परिणाम प्राप्त किए जो मेंडल ने 35 साल पहले प्राप्त कर लिए थे। और उन्होंने मेंडल के मान और सम्मान के अंदर इन नियमों को, जो आनुवंशिकता के जो नियम है उसको मेंडलवाद के रूप में प्रस्तुत किया था, वो कहलाती है मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ो, लिखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, बाहर नहीं निकलना है, गलियों में नहीं घूमना है, और कोई समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछो, फ़ोन करके पूछो, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है।